सब्सक्राइब कीजिए सरस्वती पॉइंट चैनल को ताकि आप मेरी वीडियो देख पाए सबसे पहले। सो वेलकम टू सरस्वती पॉइंट दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर 3 के बारे में, जिसका नाम है तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। तो जैसे चैप्टर का नाम है तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, पहले हम चैप्टर के नाम से जानेंगे कि तीन महाद्वीप कौन कौन से थे, यहाँ साम्राज्य फैला हुआ था। तो फैला हुआ साम्राज्य बताया गया है, यह है आज का जो यूरोप है और पश्चिमी एशिया है और उत्तरी अफ्रीका है। ये तीन क्या नाम है, जो जो तीन ये राज्य हैं, यूरोप और क्या नाम है अफ्रीका और आज का जो पश्चिमी एशिया है, एशिया जो पश्चिमी एशिया है वो पहले यहाँ पे फैला हुआ था। वहाँ पे ये तीन महाद्वीप फैले हुए थे। तो ये तीन महाद्वीप कौन कौन से थे? पहला था अफ्रीका, दूसरा था यूरोप, तीसरा था पश्चिमी एशिया। चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक से। रोम साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। जो रोम का जो साम्राज्य था वो दूर दूर तक फैला हुआ था। इस चैप्टर में रोम के बारे में पढ़ेंगे। तो रोम साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। इसके विशाल राज्यों में आज का अधिकांश यूरोप और यानी और पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका का बहुत बड़ा हिस्सा शामिल था। जो रोम साम्राज्य है वो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। जैसे कि यहाँ तक आपको बताया गया है, यहाँ तक जो बताया गया है कि रोम साम्राज्य बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था और इसमें आज का अधिकांश यूरोप, पश्चिमी एशिया और अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, ये पहले के जो ये देश है, जो ये देश की जो जमीनें हैं, ये पहले के टाइम में रोम के साम्राज्य के अंदर आती थी। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। इस अध्याय में हम ये देखेंगे कि देखने का प्रयत्न करेंगे कि इस साम्राज्य का गठन कैसे हुआ, इस साम्राज्य का गठन किस प्रकार हुआ था। हम इसमें जानने की प्रयत्न करेंगे, जानने का कोशिश करेंगे किन किन राजनीतिक ताकतों ने इसके भाग्य को बनाया सवारा और इस साम्राज्य के लोग किन किन राजनीतिक समूहों से विभाजित थे। मतलब कि इस अध्याय में हम ये जानेंगे कि इसको कैसे बनाया गया, इस राज्य को कैसे संवारा गया, कैसे बनाया गया। आप ये देखेंगे कि ये साम्राज्य अनेक स्थानीय संस्कृतियों तथा भाषाओं के वैभव से संपन्न था। आप इसमें ये भी देखेंगे कि इसके अंदर रोम साम्राज्य हमारा है, ये बहुत सी सारी इसके अंदर भाषाएं थी, बहुत सी संस्कृतियां थी इसके अंदर जो शामिल थी। और हम इसके अंदर ये जानेंगे कि वहाँ की स्त्रियों की कानूनी जो स्थिति थी वो काफी मतलब काफी अच्छी थी। वैसी स्थिति आज के अनेक देशों में भी नहीं देखी जा सकती थी। जो पहले रोम साम्राज्य में जो स्त्रियां थी उनकी स्थिति आज के टाइम में बहुत अच्छी थी, लेकिन वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत कुछ दास श्रम के बल पर थी। मतलब कि दास श्रम के बल पर चलती थी। दास श्रम, दासों को काम कराना, दासों को पालना, तो इनके ऊपर उनकी अर्थव्यवस्था ज्यादा निर्भर थी, जिसकी वजह से जनता का अच्छा खासा भाग स्वतंत्र होने से वंचित रह गया। पांचवी और उसके बाद के समय के पश्चिमी में साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। मतलब जो पांचवी शताब्दी आई तब रोम साम्राज्य है वो छिन्न भिन्न हो गया, मतलब कि बंटना शुरू हो गया जो पांचवी शताब्दी में हो। लेकिन अपने पूर्व आधे भाग में अखंड और अत्यंत समृद्ध बना रहा। मतलब कि जो इसका पूर्वोत्तर भाग है उसके अंदर ये जो पूर्वोत्तर भाग है उसके अंदर ये अखंड और आत्मसमर्थ बना रहा। मतलब कि वहां पे उसकी स्थिति अच्छी थी। अगले अध्याय में आप खिलाफत के बारे में पढ़ेंगे। जो अगला अध्याय इसके बाद है उसमें आप खिलाफत और मुस्लिम धर्म कैसे आया इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी जो जो आपको इसमें बताया गया है, इसमें केवल इतना ही बताया गया है। अगर मैं पूरा ऑल ओवर बताऊं कि बात करें, अगर ऑल ओवर बात करें तो इसकी में आपको इतना ही बताइए कि रोम साम्राज्य कैसा था कैसा नहीं था। मैं आपको पूरा दोबारा बताता हूँ। तो इसमें बताया गया रोम साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। यहाँ आज का अधिकांश यूरोप और पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका का बहुत बड़ा हिस्सा शामिल था। इस अध्याय में हम ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि रोम साम्राज्य कैसे बना, कैसे बिगड़ा, कैसे वहां की पांचवी शताब्दी के बाद कैसे वहां पे क्या रोम साम्राज्य टूटना शुरू हो गया। तो इस अध्याय में हम ये सब जानेंगे। तो चलिए, ये दो साम्राज्य रोम और ईरान के थे। मतलब कि जो दो शक्तिशाली, जो दो सशक्त साम्राज्य थे, जो क्या नाम है थे, वो दो थे रोम और ईरान थे। जो दो सशक्त साम्राज्य उस समय इस जमाने में थे जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था, और ईसा मसीह के जन्म से लेकर 7वीं शताब्दी के बीच में था। तो वो जो कौन कौन से थे, रोम और ईरान के थे। आगे चलते हैं।
रोम तथा ईरान के लोग आपस में प्रतिद्वंदी थे। आपको इस चैप्टर में पता चलेगा कि रोम और ईरान जो थे एक आपस में प्रतिद्वंदी थे, जो उनके लोग थे आपस में झगड़े करते थे, आपस में प्रतिद्वंदी थे, आपस में कॉम्पिटिटर थे। अपने इतिहास के अधिकांश काल में वो आपस में लड़ते ही रहे। जो अपना इतिहास का जो उनका इतिहास का काल था उसमें वो आपस में लड़ते ही रहे, उनको और कुछ नहीं उन्होंने किया। रोम और क्या नाम है ईरान के लोग आपस में लड़ते ही रहे। उनके साम्राज्य एक दूसरे के बिल्कुल पास थे। उनका जो साम्राज्य था, जो उनका राज्य था, साम्राज्य की जमीनें थी, वो आपस में बिल्कुल पास पास थे। उन्हें भूमि की एक संकरी पट्टी जिसके किनारे फरात नदी बहा करती थी अलग करती थी। जो फरात नदी थी, जो फरात नदी यहाँ लिखा हुआ है, जो मेसोपोटामिया में जो फरात नदी आपको जो मैंने मैप में दिखाया था, मैं इसमें भी आपको मैप के जरिए बताऊंगा कि फरात नदी कैसे इन दोनों को अलग करती थी। जो फरात नदी थी ये ये ईरान और रोम को अलग करती थी। जो फरात नदी इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिवर फॉर क्या नाम है रोम और ईरान के लिए, ये क्योंकि ये जो संकरी पट्टी की तरह थी, जो फरात नदी थी, ये दोनों राज्यों को अलग करती थी। इस अध्याय में हम रोम साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, मगर कहीं कहीं प्रसंगवश रोम के प्रतिद्वंदी ईरान की भी उल्लेख करते रहेंगे। मतलब कि इस चैप्टर में बताएंगे रोम साम्राज्य के बारे में तो पढ़ेंगे, लेकिन जो उसका कॉम्पिटिटर था, मतलब कि जो ईरान उसका कॉम्पिटिटर था, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा इसमें पढ़ेंगे। तो मैं आपको मैप के जरिए बताता हूँ कि फरात नदी कैसे इन दोनों को अलग करती थी। चलिए देखते हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं, आ गए हम अपने मैप के ऊपर। तो ये जो मैप है, ये हमारा जो मैप है, ये बताता है कि फरात नदी कहाँ है। ये जो फरात नदी है और ये दजला नदी, इसके बीच में मेसोपोटामिया है, और ये ईरान का इलाका है, और ये है रोम का इलाका। तो जो फरात नदी की जो पतली पट्टिका है, जो पतली सी परत है, ये इन दोनों को अलग करती है। जो पतली सी नदी है जो, ये इन दोनों को अलग करती है, रोम और ईरान को। तो ये मैप के जरिए मैंने आपको बताया। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। से यहाँ लिखा हुआ था फरात नदी बहा करती थी, मतलब इन दोनों को पट्टी को वो फरात नदी अलग करती है, जो मैंने आपको मैप के जरिए भी बताया। तो चलिए आगे देखते हैं। यदि नीचे दिए गए मानचित्र पर नजर डालें तो यूरोप और अफ्रीका के महाद्वीप एक समुद्र द्वारा एक दूसरे को अलग किए हुए हैं। मतलब कि जो ये यूरोप का महा और अफ्रीका का महाद्वीप है, तो ये एक समुद्र द्वारा एक दूसरे को अलग किए हुए हैं। इसमें बताने की कोशिश की कि एक समुद्र द्वारा एक दूसरे को अलग किए गए हैं, जो पश्चिम में स्पेन से लेकर पूर्व में सीरिया तक फैला हुआ है। पश्चिम में स्पेन से लेकर पूर्व में सीरिया तक फैला हुआ, मतलब इस मैप में आपको जो पश्चिम में स्पेन से लेकर पूर्व में सीरिया तक फैला हुआ है, इस मैप में बताया जा रहा है। लेकिन इस मैप में दिखाया नहीं है पश्चिम में सीरिया और यूरोप को बारे में दिखाया नहीं है। तक फैला हुआ है। समुद्र को भूमध्य सागर कहा जाता है। जो ये भूमध्य सागर कहा जाता है, इस समुद्र को भूमध्य सागर कहा जाता है। यही उन दिनों रोम साम्राज्य का हृदय था। मतलब कि उस टाइम जब रोम साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, तो ये रोम साम्राज्य का हृदय था। इज द हार्ट ऑफ रोम साम्राज्य, इज द हार्ट ऑफ रोम। उस जमाने में था रोम का भूमध्य सागर। रोम का भूमध्य सागर मतलब ईरान। ये रोम का भूमध्य सागर, जो रोम की हृदय था, जो मैंने आपको ऊपर वाली लाइन बताया था, इज हार्ट ऑफ रोम, ये रोम का हृदय था भूमध्य सागर। तो चलिए देखते हैं। रोम का भूमध्य सागर और उत्तर तथा दक्षिण की दोनों दिशाओं में सागर के आसपास स्थित सभी प्रदेश पर प्रभुत्व था। मतलब कि जो रोम का भूमध्य सागर था, ये भूमध्य सागर था, इसके आसपास के प्रदेश मतलब ये सारे ये सभी, इसके ऊपर रोम का कंट्रोल था, रोम का प्रभुत्व था। इस लाइन का मतलब ये है, रोम का प्रभुत्व था। इनके रोम के भूमध्य सागर के आसपास के सभी क्षेत्र, जहां ज्यादा भूमध्य सागर का क्षेत्र था, वहां वहां रोम का प्रभुत्व था। रोम का वहां पे सत्ता चलता था, रोम की वहां पे पावर चलती थी। उत्तर में साम्राज्य की सीमा का निर्धारण 2 महान नदियों राइन और डैन्यूब से होता था। ये राइन और ये डैन्यूब, जो उत्तर मतलब कि जो उत्तर का पार्ट है, ठीक है। तो रोम की जो सीमा की लास्ट जो क्या में निर्धारण था, जो सीमा को बताती हुई कि यहाँ तक रोम का साम्राज्य है, तो वो 2 नदियां थी केवल, राइन और डैन्यूब उत्तर सीमा की निर्धारण करती है। मतलब कि उत्तर दिशा में राइन और डैन्यूब 2 नदियों के बाद रोम का साम्राज्य खत्म हो जाता है।
तो ऐसे ही और दक्षिण सीमा सहारा नामक अति विस्तृत रेगिस्तान से बनी थी। मतलब कि ये रहा सहारा मरुस्थल, जो क्या नाम दक्षिण की तरफ से, ये उत्तर की तरफ में ये दक्षिण की तरफ में, ये उत्तर की तरफ में राइन और डैन्यूब दो नदियां करती थी, और दक्षिण की तरफ में ये सहारा नामक रेगिस्तान है। ये मरुस्थल बहुत बड़ा मरुस्थल है, विस्तृत मरुस्थल। तो ये रोम की क्या नाम दिशा जो लास्ट क्या नाम सीमा थी उसका ये निर्धारण करता था। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार इस अत्यंत विस्तृत क्षेत्र में रोम साम्राज्य फैला हुआ था। इस प्रकार मतलब इस लाइन का मतलब ये है, इस प्रकार अत्यंत विस्तृत क्षेत्र मतलब इतना बड़े क्षेत्र में रोम साम्राज्य फैला हुआ था। दूसरी ओर कैस्पियन सागर के दक्षिण से पूर्व अरब तक का कुछ समूचा इलाका और कुछ अफगानिस्तान के कुछ हिस्से भी ईरान के नियंत्रण में थे। मतलब क्या अब बात की जा रही है ईरान की, कि ईरान का इलाका कहाँ कहाँ था। तो मैं आपको मैप के जरिए एक बार बताता हूँ ईरान का इलाका, जो इस बुक के अंदर दूसरा मैप दिया गया है उसके मैं बताता हूँ। ये रहा जो हमारा पहले वाला मैप है, इसके अंदर क्या गया कैप्सिकन सागर, ठीक है, कैप्सिकन सागर की बात की गई है, अफगानिस्तान की बात की गई, सिंधु नदी की बात की गई। तो मतलब कि यहाँ तक यहाँ के कुछ इलाके ईरान के इलाके में आते थे। तो ये ईरान का इलाका है, आप देख सकते हैं इसमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं तो ये ईरान के इलाके में आते थे। यही इसमें बताया गया है, ये ईरान के इलाके में आते थे। इन दोनों महाशक्तियों ने दुनिया के उस अधिकांश भाग को आपस में बांट रखा था। इन दोनों महाशक्ति मतलब कौन कौन सी, रोम और ईरान। ये रोम और ईरान 610 के दशक में महाशक्तियां थी। मतलब इन्होंने बहुत बड़े क्षेत्र में अपना कब्जा कर रखा था, तो ये महाशक्तियां कहलाती थी। इन दोनों महाशक्तियों ने दुनिया के उस अधिकांश भाग को आपस में बांट रखा था, जिसे चीनी लोग दक्षिण, अगर ब्रैकेट में दक्षिण, बृहत्तर चीन या मोटे तौर पर पश्चिमी कहा जाते हैं। मतलब कि चीनी लोग दक्षिण कहते हैं और पश्चिमी लोग मोटे तौर पर पश्चिम कहते हैं, जिन्होंने इसको इतनी बड़ी क्या नाम है इसमें इलाकों को बांट रखा था, रोम और क्या नाम है ईरान। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर।